नमस्कार दोस्तों, पीवीएस न्यूज़ में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि देश में चुनाव चल रहा है। 4-5 चरण का चुनाव हो चुका है। छठे चरण का चुनाव अभी कल से स्टार्ट होने वाला है। इंडी गठबंधन के नेता ये आरोप लगा रहे हैं कि अगर बीजेपी जीतती है तो देश का संविधान खतरे में है, देश खतरे में। इस पे आइए जानते हैं चंद्रशेखर क्रांति विचार वाहिनी के राष्ट्रीय संयोजक श्री हरिराम चौबे जी की राय। आज 5 चरण का चुनाव संपन्न हो चुका। 6वें चरण का चुनाव प्रारंभ होने जा रहा है। कल वो भी पूरा हो जाएगा। विपक्ष यानी कि एनडी गठबंधन का प्राथमिकता से मुद्दा उछल रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में अगर सरकार पुनः बनती है तो लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा, संविधान खतरे में आ जाएगा। प्राथमिकता के साथ वो मुद्दा उठा रहे हैं कि लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान की रक्षा के लिए मुझे वोट दो और भाजपा को बहिष्कार करो। मैं एक बात एनडी गठबंधन से पूछना चाहता हूं कि देश न खतरे में है, न लोकतंत्र खतरे में है, न भारत का संविधान खतरे में है। अगर खतरे में है तो एनडी गठबंधन का अस्तित्व खतरे में है। मैं एक बात इन लोगों से पूछना चाहता हूँ कि जब भारत का संविधान बना, हालांकि भारत का संविधान तो बना नहीं, जिस तरह से संविधान की चर्चाएं होती है उस स्तर पर मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस समय 26 नवंबर 1949 को देश का संविधान बन करके तैयार हुआ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच जो वार्ताएं हुई, उस वार्ताओं के तहत यह जब खुल करके छन करके निकला कि इस संविधान में भारतीयता का कहीं दूर दूर तक प्रस्तुति नहीं है, अतः उन लोगों ने बंगाल के नंदलाल घोष के माध्यम से संविधान में 22 चित्र का प्रस्तुतिकरण किया। 22 चित्र उसमें लगाए गए। आज वो चित्र जिसमें कि भगवान राम से लेकर के शिवाजी, महाराणा प्रताप या भारत के आदर्शों का चित्र उसमें प्रवेश कराया गया। आज वो चित्र कहाँ है संविधान से? क्या उस समय भारत का संविधान खतरे में नहीं था? दूसरी बात कि जिस तरह से समय समय पर उस संविधान में जिस तरह की त्रुटियां भरी गई, उस पर एनडी गठबंधन क्या कहना चाहता है? मैं दूर की बातें नहीं कहना चाहता हूं। अब भी कल का फैसला है हाई कोर्ट कलकत्ते का, जो कि संविधान के विपरीत एक धर्म विशेष को धर्म के आधार पर पिछड़ा जात, अनुसूचित जनजाति का कोटा काट करके धर्म के आधार पर मुसलमानों को आरक्षण दिया गया, जो कि कोर्ट ने उस पर तल्ख टिप्पणी की है। इस पर कोई एनडी गठबंधन नहीं बोल रहा है। विशेष सूत्रों से भी ज्ञात हुआ है कि 9000 संस्थाओं में जिस तरह से ओबीसी, एससी, एसटी के आरक्षण को बाधित करके धर्म के आधार पर मुसलमानों को आरक्षण दिया गया, उस पर एनडी गठबंधन क्या कर रहा है? उस समय लोकतंत्र खतरे में नहीं था? क्या उस समय भारत का संविधान दूषित नहीं हुआ? लेकिन मैं ये भी पूछना चाहता हूं कि 1976 में जब सारा विपक्ष जेल में बंद था, पार्लियामेंट का कोई सेशन नहीं चला था, और उस स्थिति में इंदिरा गांधी जो कांग्रेस की उस समय सर्वासर्वी थी,
जो संविधान का मूल प्रस्तावना को चेंज कर दिया, जिसमें सेकुलर और समाजवाद का प्रवेश किया, क्या उस समय संविधान खतरे में नहीं था? उस समय संविधान बचाने वाले से मैं पूछना चाहता हूं कि इस पर उनकी प्रतिक्रिया क्या है। आए दिन जब संविधान में सेकुलर शब्द है तो वहाँ पर माइनॉरिटी कमीशन बनाने की क्या आवश्यकता है? वक्फ बोर्ड को इस तरह से छूट देने की क्या आवश्यकता है कि भारत में सेना और रेल के बाद इसके पास जो ज़मीनें ये लो हथियाई हैं, उस पर इनका संविधान खतरे में नहीं है, लोकतंत्र खतरे में नहीं है। मनमोहन की सरकार जिस समय 2014 में अधिसूचना जारी होने के समय जो वक्फ बोर्ड को 123 संपत्तियों को शासनादेश बना करके जो दिया गया था, क्या उस समय लोकतंत्र और संविधान खतरे में नहीं था? तो ये लोग फर्जी हैं। अभी इन लोगों का अस्तित्व खतरे में है कि जब 4 जून को रिजल्ट आ रहा है उस समय ये कहाँ दिखाई देंगे, समझ में नहीं आ रहा है। इंडी गठबंधन के नेताओं का कहना है कि अगर बीजेपी 400 पार लाती है तो संविधान में बहुत से छेड़छाड़ होंगे, जैसे कि हिंदू राष्ट्र और आपका मुस्लिम आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा बिल्कुल ही, और जातियों के साथ जातियों का आरक्षण ही पूरा ख़त्म कर दिया जाएगा। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? वैसे तो धर्म के आधार पर आरक्षण देना ही संविधान के विपरीत है, और एनडीए भाजपा गठबंधन, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन 400 पार ये जुमला नहीं है, ये वास्तविकता है। मैं इस पर यह कहना चाहता हूँ कि हम नहीं बल्कि जो हमारा घोर विरोधी राष्ट्र चीन है, उसने भी अपने ग्लोबल टाइम के माध्यम से संकेत दिया है कि भाजपा 430 के लक्ष्य पर लड़ रही है। पाकिस्तान स्वीकार कर चुका है कि फिर एनडीए की सरकार भाजपा की सरकार बनने जा रही है। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है, यूरेशिया एक संगठन है अमेरिका का, वहाँ का यान जो उसके अध्यक्ष हैं, यान वर्मेर उनका नाम है, और वो पॉलिटिकल स्पेशलिस्ट है। उन्होंने भी अपना वक्तव्य जारी किया है लोगों के पूछने पर, और ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस बार 305 से कम सीटें नहीं लेगी, और 400 पार का नारा इसका जुमला नहीं है, यह संभवतः उसकी ओर बढ़ रही है। और मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ, हालांकि जो अफवाहें उड़ रहा है विपक्ष के द्वारा, ये सब हवाई है, इनके पास अब कुछ रह नहीं गया है। ये भाजपा के 400 पार की बात करते हैं, अपनी बात करें कि इनके पास कितना आ रहा है और कौन इनका प्रधानमंत्री बनने जा रहा है। अपनी बात तो करते नहीं है। ये विपक्ष के जो गठबंधन के नेता बन रहे यूपी में, वो अपनी भी सीटें हार रहे हैं, और राहुल गांधी भी अपनी सीट जो है रायबरेली से जीतने वाले नहीं है, उस पर भी शंका है। वो भी घबराए हुए हैं, वायनाड से डर करके जब यहाँ भरे हैं तो यहाँ पर भी उन पर इनका नक्षत्र ग्रह जो है याद आ जाएगा। कांग्रेस और एनडी गठबंधन के पतन का कारण क्या है? एनडी और कांग्रेस के पतन के कारण कांग्रेस कभी भी भारत के पक्ष में और भारतीयता के पक्ष में नहीं रही है। अगर सच पूछा जाए तो आज़ादी भारत को नहीं मिली है। अगर भारत को आज़ादी मिली है तो ये अपना दस्तावेज दिखाएं कि कब भारत को आज़ादी मिली है। अगर ब्रिटिश ने अगर आज़ादी दिया है
तो इंडिया और पाकिस्तान करके दिया है। जो ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर सैकड़ों वर्ष शासन किया, 200-250 वर्ष आज़ादी तो मिली है उनको, और जब संविधान बनने लगा, इंडिया दैट इज भारत इसका उदाहरण है। और आज भी मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस के लोग जो हवा में उड़ रहे हैं, आज देश की जनता इनके चेहरे से नकाब हटा दिया है और इनको कतई इस देश में रहने नहीं देगी। और ये लोग विपक्ष का जो दर्जा है 10% वोट का, 2 बार के चुनाव में तो ये विपक्ष का भी दर्जा नहीं आधिकारिक रूप से प्राप्त कर सके, इस बार भी ये विपक्ष का दर्जा प्राप्त करने लायक भी वोट इनके पास नहीं है। और 5 चरण के चुनाव में एनडीए गठबंधन यानी कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का गठबंधन सरकार बनाने का आंकड़ा पार कर चुका है। अब वो 400 के आंकड़े की ओर बढ़ रहा है। ये भ्रम छोड़ें। अब ये अपना विपक्ष का दर्जा बचाने के लिए ये लोग लड़ रहे हैं और चुनाव बाद संभवतः विपक्ष का दर्जा प्राप्त करने के लिए आधिकारिक रूप से ये लोग पार्टियों में तोड़ फोड़ करके अपना एक विपक्ष बनाने का कार्य करेंगे। क्या प्रधानमंत्री का भरे मंच से हिंदू मुस्लिम करना उचित है, जो कि उन्होंने बोला है कि भारत के सभी संसाधनों पे सबसे पहला हक मुसलमानों का नहीं है? जब आपको हिंदू और मुसलमान के नाम पर देश बांट दिया गया, वही धर्म के आधार पर पाकिस्तान बना। भारत में तो मुस्लिम शब्द ही नहीं होना चाहिए। अगर ये है तो हमारे देश का अवहेलना है। अब जब मुस्लिम करके अब सारे संसाधन उन्हीं को दे दिया जाए तो ये तो अनर्थ है। जब क्यों नहीं वो लोग चले गए बंटवारे के बाद, क्या ज़रूरत थी? और आज जिस तरह से इनको बैकडोर से एनडी गठबंधन और उसमें खास करके वोट के लालच में कांग्रेस ने जो खेल खेला है हिंदुओं के साथ, आज वो बहुत ही खतरनाक खेल है। और मैं तो ये भी कहूँगा कि प्रधानमंत्री को इसको और खुल करके हिंदू मुसलमान करना चाहिए मंचों पर, और बताना चाहिए जिस तरह से देश में हिंदू मुसलमान करते हुए हिंदुओं को प्रताड़ित किया गया, हिंदुओं के हक को मारा गया, हिंदुओं के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया, आज वो बहुत अच्छा कह रहे हैं और उनके वक्तव्य को हम समर्थन करते हैं। और भारत की जनता से ये अपील करूंगा कि इस बार एनडीए गठबंधन को भारी मतों से, क्या 400 पार के आंकड़े को आप लोग हासिल करने में मदद करें। और ये एनडीए गठबंधन आपके लिए नहीं, ये विदेशों के इशारे पर, चाहे वो लाल किला को दूषित करना हो और चाहे आंदोलन के माध्यम से भारत के विकास को बाधित करना हो, और चाहे अपना वीडियो और वक्तव्य के माध्यम से विदेशी ताकतों को मदद करने का हो, इनको सबक सिखाने की आवश्यकता है। और मैं समझता हूँ जिस तरह से प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, इन लोगों पर सब भ्रष्टाचारी हैं जो बेल पर आज बाहर काम कर रहे हैं। कल सरकार बनने दीजिए, ये लोग सारे लोग जेल में होंगे। अब कोई किसी को प्रधानमंत्री बख्शने वाले नहीं है। प्रधानमंत्री क्या बख्शेंगे? भारत की जनता इनको छोड़ने वाली नहीं है। और परिणाम तो भाजपा के पक्ष में है ही, सरकार इनकी बन चुकी है। अब लड़ाई जो है कितना पार है उसका है। क्या 400 पार आने के बाद मोदी जी भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर सकते हैं? भारत हिंदू राष्ट्र है, था और रहेगा। हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है? हिंदू एक जीवन जीने की कला है जिसके अंदर वसुधैव कुटुंबकम और जियो और जीने का शिक्षा देता है और उसी नीतियों पर चलता है। और आज
एनडीए गठबंधन की बात छोड़ दीजिए, पूरा विश्व जो है जन जन चिल्ला रहा है कि भारत की नीतियाँ, जो सनातन की नीति है, सनातन की सोच है, हिंदू की सोच है, वो पूरे विश्व के लिए कल्याणकारी है। बाकी जो है विश्व के लिए कल्याणकारी नहीं है। अभी गृह मंत्री ने बयान दिया है, अमित शाह जी ने, कि अगर हम जीते तो इस टर्म में पीओके भी अपना होगा। पीओके हमारा था, लेकिन यही कांग्रेसी प्रधानमंत्री नेहरू के चलते जो है पीओके अलग हुआ। जब हमारी सेनाएं जो है चारों ओर कब्जा कर लिया था तो क्या ज़रूरत थी इनको यूएन में जा कर के शिकायत करने का। जब पाकिस्तान जो है अटैक करके हमारा ज़मीन हासिल कर लेता है, हमारे लोगों को हत्या करता है, उस समय ये नहीं बोले। और जब हमारी सेनाएं जो है वो घुस गई तो ये जो है यूएनओ में जा कर के संधि की बात करते हैं। इसका मतलब साफ है कि नेहरू खानदान और कांग्रेस की देन है, जो कि भारत को अस्त व्यस्त करने में अंग्रेज़ों के साथ मिल करके इनका एक बहुत बड़ा साजिश था।